शताब्दी के आसपास साल था 1519-20, जब भारत से एक निमंत्रण पत्र यानी रिक्वेस्ट लेटर अफगानिस्तान पहुंचता है महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा द्वारा बाबर के पास कि आप दिल्ली पर आक्रमण करें, हम आपका साथ देंगे। दरअसल सन 1510 में हिंदुस्तान की सरहद अफगानिस्तान से लेकर रंगून तक, म्यांमार से लेकर आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान तक हुआ करता था, जिसके अलग अलग इलाकों को कई छोटे बड़े राजा लीड करते थे। बट उस वक्त 3 बड़े राजा थे जिनके अंडर में ये छोटे छोटे राजा राज करते थे। राजस्थान की साइड थे राणा सांगा और आज के हरियाणा पंजाब के साइड थे दौलत खान, और दिल्ली और आगरा जैसे शहरों पे हुकूमत थी इब्राहिम लोदी की। उस वक्त हर राजा अपने राज का विस्तार चाहता था और ये सब पॉसिबल होता था जंग लड़के। जो जंग में जीत जाता वो इलाका उसका। राणा सांगा भी अपने हुकूमत के विस्तार के लिए दिल्ली पे नजरें गड़ाए हुए थे, बट इब्राहिम लोदी की विशाल सेना से लड़ पाना मुमकिन नहीं था। तो उसने ये सोचकर आमंत्रित किया कि बाबर दिल्ली पे हमला करेगा और मैं आगरा पर, और फिर बाबर खजाना लूटकर अफगानिस्तान चला जाएगा और हमारा दिल्ली का रास्ता साफ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाबर कोई लुटेरा नहीं था, वो एक माहिर जंगजू था, एक पढ़ा लिखा विद्वान लीडर। उसने भारत में आते ही सबसे पहले दौलत खान की सेना पे हमला किया, फिर दिल्ली पर आक्रमण के लिए अपनी फौज उतार दी। उस वक्त जंग का मैदान बना पानीपत। बाबर अपनी छोटी सी सेना के साथ इब्राहिम लोदी के 1000 हाथी और 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों का मुकाबला करने पहुंच जाता है, वो भी महज 12 से 15,000 फौजियों के साथ। लेकिन इब्राहिम लोदी को क्या पता था कि बाबर का तीरंदाज आज के जमाने का स्नाइपर है, और 10-15 वो यमदूत भी था जो उससे पहले तक हिंदुस्तान की सरजमीन ने कभी देखा भी नहीं था। वो था आग बरसाने वाली तोप, जिसके दम पर बाबर ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को परास्त कर दिया और दिल्ली समेत आगरा पे भी कब्जा कर लिया। दिल्ली के तख्त पे खुद बैठे और आगरा अपने बेटे हुमायूं को दे दिया। फिर धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान भर में फैल गई। उसके इतनी तेजी से फैलने का एक खास रीजन भी था। बाबर सभी धर्म सभी समुदाय का सम्मान भी करते और उसे बड़ा पद भी देता था। बाबर एक विद्वान व्यक्ति था। उसने अपने जीवनी पर एक किताब भी लिखी, बाबरनामा। उसने उस किताब में भारत से प्रेम का वर्णन कर रखा है। उसके हाथों से लिखा हुआ वसीयतनामा आज भी दिल्ली के म्यूजियम में मौजूद है, जो उसने अपने बेटे हुमायूं को लिखा था। वो वसीयत कुछ इस तरह है, बेटे हुमायूं, ये हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं। यहाँ देवी देवताओं को पूजने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिए तुम्हें इनके धर्म और इनके इबादत गाहों मंदिरों की रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। उसके कुछ दिनों बाद ही बाबर महज 4 साल ही दिल्ली पर राज कर पाए और उनका देहांत हो गया। फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने मुगलिया सल्तनत को आगे बढ़ाया और 300 सालों तक सन 1526 से 1857 तक भारत पर राज किया। वो हिंदुस्तान का सुनहरा दौर था। उस वक्त भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। फिर ब्रिटेन से कुछ लुटेरा आता है इस सोने की चिड़िया को लूटने, एक व्यापारी के भेष में। इसकी शुरुआत होती है सन 1600 में। 200 ब्रिटिश व्यापारी एक कंपनी बनाता है जिसका नाम देता है ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का भी सपोर्ट मिला होता है। उस वक्त हिंदुस्तान में अकबर के देहांत के बाद जहांगीर मुगलिया सल्तनत के बादशाह होते हैं और ये ब्रिटिशर्स किसी तरह जहांगीर से हिंदुस्तान में व्यापार करने की परमिशन ले लेते हैं। फिर 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंग के नेतृत्व में सूरत, मुंबई, पटना और मद्रास जैसे शहर में अपना कारोबार शुरू कर देता है। व्यापार में फायदा होता हुआ देख कुछ भारतीय भी ब्रिटिशर्स के साथ हो जाते हैं। इससे अंग्रेजों का लालच और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और पूरी सत्ता ही हथियाने की जुगत में मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ देता है, जिसमें उसे मुगलों से करारी हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अंग्रेजों ने औरंगजेब से माफी मांगी और दोबारा ऐसा न करने का वादा किया, तो औरंगजेब ने उस पर कुछ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। यही माफी देकर छोड़ देना मुगलिया सल्तनत के खात्मे की सबसे बड़ी वजह बनती है। सन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगलिया सल्तनत में आपस में झगड़े शुरू हो जाता है और उससे कई सारी छोटी छोटी सल्तनत का बंटवारा हो जाता है, जिससे मुगल एम्पायर की ताकत कम हो जाती है। इसी दौरान पर्शिया के बादशाह नादिर शाह सन 1739 में भारत पे हमला कर देता है और बड़ी आसानी से दिल्ली तक पहुंच जाता है। तो उस वक्त मुगल बादशाहों ने 7 करोड़ रुपए और हीरे जवाहरात देकर किसी तरीके से दिल्ली को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब पर्शियन द्वारा इतनी बड़े खजाने की लूट के बाद मुगल एम्पायर फाइनेंशियली भी कमजोर हो जाता है। इसी मौके को भांपकर ब्रिटिशर्स बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी से हटाने के लिए जंग छेड़ देता है और सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को अपना कठपुतली बनाकर बिठा देता है। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है, फूट डालो सत्ता कमजोर करो और राज करो का। शुरू में तो वो सिर्फ शासन में ही फूट डालता था, बाद में उसने लोगों के बीच भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया, हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का, और वो इसमें कामयाब भी होते चले गए। 1764 में बक्सर युद्ध, फिर अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, निजाम और मराठाओं के साथ भी यही हुआ। फिर मुगल शासक शाह आलम को युद्ध में हराया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई व्यापारी संगठन नहीं रह
गया था। अब उसके पास खुद की सेना थी और अपना व्यापार क्षेत्र भी। उधर ब्रिटेन में नए रेवोल्यूशन का दौर भी शुरू हो गया था। नई नई चीजें इजाद हो रही थी और हथियार भी। अब अंग्रेजों ने अपनी फौज को बंदूक नाम का हथियार भी थमा दिया था और इधर ये लोग अभी भी तलवारों से ही लड़ते थे। फिर हर जगह से अंग्रेजों को मीर जाफर जैसों का साथ मिलता गया, जो अपने फायदे के लिए अपनी हुकूमत को धोखा देते। ऐसे भारतीयों की बड़ी तादाद अंग्रेजों के साथ हो गई, जो अंग्रेजों की गुलामी करते और चंद रुपए के खातिर अंग्रेजों की नौकरी करते। यही वजह रही कि चाहे मराठा हो या निजाम, रानी लक्ष्मीबाई हो या मुगलिया सल्तनत, सब पे अंग्रेज कब्जा करते गए और छोटे बड़े सभी राजा मार दिए गए या फिर गिरफ्तार करके दरबदर कर दिए गए। फिर मुगलिया सल्तनत की आखिरी लड़ाई 1857 में हुई, जो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की अगुवाई में लड़ी गई। वो उस वक्त दिल्ली के लाल किला से अपनी हुकूमत चला रहे थे। इस लड़ाई में हजारों जाने गई, जिसमें सैकड़ों हिंदू क्रांतिकारियों के साथ साथ हजारों मुस्लिम भी शामिल थे। बट अंग्रेजों ने हाईटेक हथियार के दम पर कत्लेआम मचाते हुए बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे और पोते को शहीद करके बहादुर शाह को गिरफ्तार करके रंगून की जेल में लाइफ टाइम के लिए बंद कर देता है। इस तरह मुगलिया सल्तनत का अंत हो जाता है और अब पूरी तरीके से भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होता है, जो अगले 100 सालों तक राज करते हुए करोड़ों भारतीयों को गुलाम बना लेता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।